इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक पद परिचय कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तुम्हें पद परिचय में कुछ नहीं भी आता है तो भी चलेगा, क्योंकि हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। और सब कुछ में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले तुम्हें मैं वो सब बता देता हूँ कि पहले हम देखेंगे पद परिचय की डेफिनेशन। उसके बाद जब हम पद परिचय को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो 5 प्रकार के होते हैं, वो भी मैंने लिखे हुए हैं। 5 प्रकार: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। इन सब में से हमने संज्ञा छाटी है, तो उसके अंदर का भी मटेरियल मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार संज्ञा के अंदर वो कौन सा भेद होगा, उसकी सारी डेफिनेशन देखेंगे। सर्वनाम के बारे में सब कुछ देखेंगे। विशेषण के बारे में तुम्हें कुछ नहीं भी आता है तो भी इस वीडियो में सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो जाएगी। ये वीडियो अगर तुम एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हो तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, सारी चीजें कवर होंगी और इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर तुम एग्जामिनेशन में अभी तुम्हारा काफी टाइम है तो इसके बाद एक पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी वाला जो सारा पोर्शन है वो मैं तुम्हारा इसमें 100% क्लियर करा दूंगा। उसके बाद जो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी वो अगली वीडियो में करेंगे। उसमें हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हिंदी ग्रामर के जो पद परिचय से आए थे, और उसके बाद तो तुम्हारे फुल मार्क्स इसमें आएंगे ही आएंगे। तो पद परिचय की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जो पीडीएफ में इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ वो तुम हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है readersvenue.com। तो अब स्टार्ट करते हैं पद परिचय की डेफिनेशन के साथ। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। जो भी हमें वाक्य दिया जाता है उसका जो एक पद मान लो, उसका जो परिचय होता है उसका व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पद परिचय 5 प्रकार के होते हैं। ये तुम्हें कोई और वीडियो में तो मिलेगा नहीं। ये 5 प्रकार इस तरीके से लिखे गए हैं कि यार अगर तुम्हें मान लो एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें तुम्हें बताना है रोहन का पद परिचय, तो तुम रोहन को किस कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, वो है 5 प्रकार। रोहन को तुम क्या संज्ञा में डालोगे, सर्वनाम में डालोगे, विशेषण में डालोगे या क्रिया अव्यय में डालोगे, किस में डालोगे। और इन 5 में से रोहन एक ही चीज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि संज्ञा भी हो गया या सर्वनाम भी हो गया, ऐसा नहीं होगा। रोहन एक ही चीज होगा इन 5 में से। कोई भी पद का व्याकरणिक परिचय देना है तो याद रखना वो 5 तरीके से होगा, या तो संज्ञा के अंदर आएगा, या सर्वनाम के अंदर आएगा, या विशेषण, क्रिया या अव्यय के अंदर आएगा। अब देखो, अगर तुमने पता कर लिया कि वो संज्ञा है, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे पता करना है, उसका तुम्हें पद परिचय किस तरीके से देना है। तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो संज्ञा में आता है, तो संज्ञा के पहले तुम्हें भेद लिखने होंगे। उसके बाद उसका लिंग, वचन, कारक, क्रिया का जो कर्ता कौन है वो बताना पड़ेगा, और क्रिया का कर्म भी तुम बता सकते हो, या तो क्रिया का कर्ता या फिर कर्म। अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो सर्वनाम है, मैं आगे क्लियर करूंगा इन चीजों को, अभी मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो मैं बाद में क्लियर करूंगा इसे। सर्वनाम में अगर तुमने उसे आइडेंटिफाई कर दिया है, हम आगे देखेंगे सर्वनाम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसमें पहले तुम्हें सर्वनाम के भेद लिखने होंगे। फिर वही क्रिया का जैसा ही है, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता वगैरह तुम्हें लिखना है। ये फॉर्मेट मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये फॉर्मेट अगर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो चांसेस है कि मार्क्स कट जाएंगे। और आगे पीछे होने का मेरा मतलब ये नहीं है कि यार तुमने क्रिया का कर्म पहले लिख दिया, वचन बाद में लिख दिया, वो चल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर तुमने यहाँ जो चीजें लिखी हुई है ये ना लिख करके ये वाली चीजों को इंक्लूड कर दिया, तब जरूर मार्क्स कट जाएंगे। अगर तुमने पद को आइडेंटिफाई करा है कि वो विशेषण है, तो विशेषण के तुम्हें भेद दिखने होंगे, लिंग, वचन, विशेष्य। इसमें तुम्हें क्रिया का कर्ता, कर्म ये सब बताने की जरूरत नहीं। अगर तुमने विशेषण उसे आइडेंटिफाई किया है तो तुम्हें इन 3-4 चीजों का ही बताना पड़ेगा। अगर तुमने उस पद को क्रिया आइडेंटिफाई करा है, वो पद तुम्हारा क्रिया के अंदर आता है, तो क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, धातु के बारे में आगे बताऊंगा मैं, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म कौन है। ये पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये बार बार देखना कि यार फॉर्मेट किस तरीके से है, क्योंकि यही फॉर्मेट तुम एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है, और तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। अगर तुमने उस पद को आइडेंटिफाई करा है कि वो अव्यय है, तो तुम किस तरीके का फॉर्मेट को अप्लाई करोगे, और सेम फॉर्मेट अव्यय के लिए भी होगा, क्रिया विशेषण के भेद, उपभेद, विशेष्य और क्रिया का निर्देश। अब तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यार कोई पद जो है वो संज्ञा के अंदर आता है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि यार मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ इन 5 में से कि वो पद कौन से में आएगा। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान वीडियो में होना चाहिए। अगर शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी आदि के बारे में बताया जाता है तो वो शब्द संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा का बेसिकली डेफिनेशन ही यही होती है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अगर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग आ रहा है सेंटेंस में तो वो संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर संज्ञा के स्थान पे कुछ प्रयुक्त होता है, ठीक है, अगर शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, जैसे मैं, तुम, वह आदि, तो ये शब्द सर्वनाम के अंदर आएगा। क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो रोहन खाना खाता है, तो रोहन की जगह तुमने वह लगा दिया, वह खाना खाता है, तो वो सर्वनाम हो जाएगा वह। अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु आदि की विशेषता बताता है, यानी कि वो कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है, ये सब बताता है, तो वो विशेषण के अंदर आएगा। अगर शब्द में वाक्य की जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जाएगी तो वो क्रिया विशेषण के अंदर आएगा। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल हो रही है, आज हो रही है, दिन में हो रही है, दिन भर हो रही है। क्रिया कैसे हो रही है, ठीक है, कब हो रही है,
और कितनी मात्रा में हो रही है, ये सब बताएगा तो वो क्रिया विशेषण होगा। अगर संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध बताया जा रहा है तो वो संबंध बोधक अव्यय होगा। ओके, ये सब बाद में क्लियर करूंगा मैं। अभी हम जल्दी जल्दी ये 2 स्लाइड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब डिटेल में जाएंगे संज्ञा के भेद, अव्यय के भेद, उसमें ये सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो रही होंगी। अगर शब्द जो है वो 2 वाक्यों के बीच का संबंध बताता है वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध बता रहा है तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अभी हमने देखा कि अगर वाक्यों के बीच के संबंध बता रहा है तो वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष वगैरह को दर्शा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वाह वाह, अरे, ये सब चीजें आ रही है तो वो विस्मय आदि बोधक अव्यय होगा। ये तो हमने अव्यय के बीच में बहुत डीप में चले गए इस वाली स्लाइड में। अब बात करते हैं संज्ञा के बारे में। अब बात करते हैं संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उनकी। तुम्हें संज्ञा आइडेंटिफाई करना मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया था। अगर किसी का नाम आ रहा है, किसी जगह का नाम है या किसी स्थान का नाम है, किसी पशु पक्षी प्राणी का नाम है, तो वो संज्ञा के अंदर आएगा। अब संज्ञा के अंदर भेद बताने होते हैं हमें। हमने देखा था ना जो 5 प्रकार होते हैं उसमें किस तरीके का फॉर्मेट रहता है संज्ञा का। संज्ञा के पहले भेद बताने होते हैं, तो पहले संज्ञा के भेद जान लेते हैं। मेन 5 हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से ही पता चल रहा है किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है या फिर किसी विशेष स्थान की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति विशेष का नाम बोलो राम, स्थान का नाम बोलो भारत, ठीक है। किसी विशेष स्थान का नाम है, कॉमन नेम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई विशेष नाम हो, किसी विशेष वस्तु की बात हो रही हो, ठीक है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने दिए हुए हैं, राम, रामायण इत्यादि। इत्यादि तो वो है एक्सेट्रा, नाम नहीं है वो कोई। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, जातिवाचक और समूहवाचक में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। जातिवाचक क्या होता है? जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। जब किसी शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तुमने लिखा है मनुष्य, अब मनुष्य के अंदर तुम्हारा राम आ गया, मनुष्य के अंदर राम, लक्ष्मण, भरत और राहुल, रोहन, ये सब आ गया। तो मनुष्य क्या है? वो पूरी एक ह्यूमन जो हमारी जाति है उसको सिग्निफाई कर रहा है। इसी की अगर घोड़े की बात करी जाए तो घोड़े कितने प्रकार के होते हैं। हम किसी विशेष घोड़े की बात करेंगे तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, बट अगर हम घोड़ों की पूरी समस्त जाति का बोध करा रहे हैं तो वो जातिवाचक के अंदर आएगा। समूहवाचक में क्या होता है कि जब संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध होता है। समूह मतलब वहाँ पे भीड़ लगी होगी, ठीक है, जैसे भीड़ मान लो, ठीक है। अब घोड़ों की भीड़ होगी तो वो घोड़े का समूह होगा, समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। अगर मान लो बच्चों की भीड़ है, बच्चों की भीड़ कहाँ होती है? कक्षा में होती है, ठीक है। कक्षा क्या हो गया? तुम्हारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। परिवार में परिवार वालों की भीड़ होती है, बंदे होते हैं मतलब बहुत सारे, तो वो भी समूह के अंदर आ गया। समूह का मतलब तुम ये समझो कि यार सभा, ठीक है। सभा में क्या होता है? बहुत सारे बंदे होते हैं। क्लियर होना चाहिए ये अभी, ठीक है, बाद में कंफ्यूजन होता है इनमें। जातिवाचक एक और बार बता रहा हूँ, जब एक शब्द जो है वो पूरी जो समस्त जाति है उसका बोध करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला बालक, तो बालक में राम भी आ गया, लक्ष्मण भी आ गया, तो मतलब विशेष बालक की बात हो रही होगी तो व्यक्तिवाचक। अगर पूरे बालकों की जाति की बात हो रही है तो वो जातिवाचक। अगर बालकों की पूरी भीड़ लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल वो कहीं पे गैदर हो रखे हैं, तो वो आएगा समूहवाचक के अंदर। द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। द्रव्यवाचक बहुत इजी है, किसी द्रव्य की बात हो रही है, ठीक है। जब किसी शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। इसमें कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है। जब संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा की बात होती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनना। भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में ज्यादातर बंदे कंफ्यूज होते हैं और तुम नहीं होगे, ठीक है। तो तुम उतने कंपटीशन से आगे तो तुम वैसे ही निकल जाओगे। गुणवाचक विशेषण में होगा मोटा, ठीक है, यह है गुणवाचक विशेषण। इसका अगर पद परिचय देना है तो वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। बट अगर अवस्था की बात हो रही है, मोटापा की बात हो रही है, तो वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। इसी की तरह बूढ़ा है तो बुढ़ापा जो होगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम पे भी हमने देखा था कि उसके बाद सर्वनाम अगर तुमने पद को आइडेंटिफाई करा है तो उसके भेद तुम्हें बताने होते हैं। तो उसके भेद को देखते हैं अब कैसे हैं वो, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम की जगह तुमने वो लिख दिया, ठीक है, वह लिख दिया। जैसे राम खाना खाता है, तुमने बोला वह खाना खाता है,
तो संज्ञा को तुमने रिप्लेस कर दिया वह से, ठीक है, तो इसे सर्वनाम कहते हैं। ये मैंने तुम्हें वाली स्लाइड में बताया था कि सर्वनाम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो तुमने सर्वनाम आइडेंटिफाई कर लिया। अब होते हैं सर्वनाम के 5-6 प्रकार होते हैं, तो उनमें से कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में यार पुरुष के साथ साथ महिला भी आएगी, तो इसे पुरुष और महिलावाचक सर्वनाम दोनों कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, तुम्हें पता होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसा होता है। तो इसको ऐसे याद रखो। उत्तम मतलब मैं बहुत सही हूँ, मतलब मैं ही बेस्ट हूँ। मध्यम मतलब तुम भी ठीक ठाक हो। अन्य मतलब तुम, किसकी बात हो रही है, कौन हो तुम। पुरुषवाचक सर्वनाम लिख के आ जाओगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, पर फिर भी नॉलेज के लिए देख लेते हैं भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो लिख के आओगे ना उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वगैरह। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएगा, मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका, इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे। मध्यम पुरुषवाचक में तुम, तुम्हारी बात हो रही है, तुम मध्यम हो। उत्तम में मैं बेस्ट हूँ। और अन्य में जिसके विषय में बात की जाए उसे अन्य कहते हैं, जैसे वह, वे, ठीक है। और मध्यम में तुम्हारी बात हो रही है, तुम, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, तुम्हें शब्द से ही बता रहे हैं कि वो निश्चित चीजों की बात हो रही है, ठीक है। यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब किसी की भी बात हो सकती है, कोई, कुछ। अब तुमने बोला मुझे कोई मार के गया, तो कोई किसके अंदर आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बट अगर तुमने उसे बिल्कुल ऐसे निश्चित बता दिया कि मुझे वो मार के गया, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब अगर तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि यार वह, वे तो यहाँ पे भी था, तो देखो वो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है। ऐसा नहीं कि मैंने स्लाइड गलत बताई है, वो सेंटेंसेस के हिसाब से डिफर करता है कि यार वो निश्चय में आएगा या पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, राइट। वो सेंटेंसेस जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यार इस तरीके से, इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो वो पुरुषवाचक के अंदर डालनी है या निश्चयवाचक सर्वनाम में डालनी है, वो हमें बाद में पता चल जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन सेंस, ठीक है। प्रश्न वाले शब्द होंगे वो, क्या, कौन, किसे। तुम्हें कौन मार के गया, तो कौन क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताएंगे, जिसकी गाड़ी थी उसकी चाबी थी, तो जिसकी उसकी यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। वह, जो, जैसी, वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है वो। निजवाचक सर्वनाम काफी बंदे कंफ्यूज होते हैं। निजवाचक सर्वनाम बहुत इजी है जब तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, जैसे कुछ भी, मतलब मैंने खुद का लैपटॉप खरीदा, मैंने लैपटॉप स्वयं खरीदा। लैपटॉप को क्या कहते हैं, लैपटॉप ही कहते हैं शायद हिंदी में भी। मैंने लैपटॉप स्वयं खरीदा, तो स्वयं जो होगा उसका पद परिचय में स्वयं निजवाचक सर्वनाम में आएगा। जब तुम अपने पोजेशन की बात कर रहे हो, या मतलब बेसिकली तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो सेंटेंस अलग तरीके से यूज होंगे जब निजवाचक सर्वनाम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यह काम खुद ही किया, मैंने यह काम अपने आप किया, मैंने यह काम स्वतः किया। इसका मतलब क्या है, मैंने अपने ही बारे में बात कर रहा हूँ कि मैंने खुद ही करा है। ये वाले जो शब्द होंगे वो निजवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। अब विशेषण पे मूव करते हैं। विशेषण भी जब मैंने तुम्हें बताया था कि 5 प्रकार के पद परिचय होते हैं, तो विशेषण के भी हमें भेद लिखने होते हैं, ठीक है। कि यार ये फॉर्मेट याद कर लेना कि संज्ञा के भेद के बाद क्या क्या चीजें लिखनी है। सर्वनाम के भेद के बाद तो संज्ञा वाली चीजें लिखनी है, ऑलमोस्ट सेम है। विशेषण के बाद लिंग, वचन और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, जिस चीज की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया नहीं था शायद, अभी आगे देखेंगे यार। क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, ये सब हमें डालना होता है। ये फॉर्मेट याद करके जाना, मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। तो अब विशेषण के भेदों की बात कर लेते हैं। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। गुणवाचक विशेषण। अब देखो, गुण की जगह यहाँ पे अवगुण भी बताया जाएगा, तो वो गुणवाचक के ही अंदर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें गुण में बताया जा रहा है कि अच्छा, चालाक, बुद्धिमान। अगर तुम्हें बुरा, गंदा, दुष्ट आदि भी बोला जाएगा तो वो गुणवाचक विशेषण के ही अंदर आएगा, ठीक है। जिस विशेषण से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो। अब डेफिनेशन में तो गुण लिखा है, पर अगर इसके गुण ना भी हो, मतलब गलत चीज भी बताई जाए, तो वो गुणवाचक विशेषण के ही अंदर आएगा। परिमाणवाचक विशेषण में एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने यूनिट्स तो पढ़ी होंगी, जैसे किलोमीटर, मीटर। अगर किसी चीज में ये चीज ऐड करी गई है, फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला कि मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, तो तुमने यहाँ पे यूनिट लगाई है केजी, ठीक है। तो तुमने बोला मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, तो जब ये 1 किलो आ जाएगा तो वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। बट अगर किलो तुमने नहीं लगाया, तुमने ये यूनिट्स का यूज नहीं करा है, तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बोला मुझे 1 टमाटर दे दो, या मीना 4 केले खाती है, तो तुमने सिर्फ नंबर लिखा है, तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंदर आएगा। परिमाणवाचक विशेषण में किसी चीज की परिमाण का बोध होता है। अगर किसी चीज के आगे पे यूनिट्स लिखी होंगी तो वो परिमाणवाचक विशेषण में होगा। अगर यूनिट्स नहीं है तो वो संख्यावाचक विशेषण में होगा। सर्वनामिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा क्या है, इसमें आदमी है, आदमी से पहले तुमने सर्वनाम लगा दिया,
वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो वह जो है वो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ये डेफिनेशन ही ट्रिक है इसे आइडेंटिफाई करने की कि संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आएगा तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। ओके, क्लियर हो रही है सारी चीजें। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण मैंने तुम्हारा क्लियर करा दिया है। कंफ्यूज होते थे आज तक, तो अब नहीं होंगे। अब बात करते हैं क्रिया की। अब क्रिया में तुम्हें मैं धातु बताने वाला हूँ। क्यों बताने वाला हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें यहीं पे बता दिया था कि अगर तुम क्रिया के रूप में आइडेंटिफाई करते हो तो तुम्हें पहले क्रिया के भेद लिखने होते हैं, उसके बाद लिंग वचन पुरुष के बाद धातु भी लिखना होता है। इस फॉर्मेट को मैंने याद करने की बात करी थी, बट अगर तुम ये इंटरचेंज कर देते हो, काल को आगे लिख देते हो, धातु को पीछे लिख देते हो, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धातु होता है क्रिया का मूल रूप। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें क्रिया दी गई है पढ़ना, तो इसमें से पढ़ जो होगा वो इसका मूल रूप होगा। ठीक है, उसके आगे ना ऐड करा गया, तो धातु के साथ ना ऐड किया जाएगा तो वो एक सामान्य क्रिया का रूप बनता है। ठीक है, अगर तुम ना हटा दोगे तो तुम्हें धातु मिल जाएगा। धातु मिल गया हमें। अब अव्यय पे बात करते हैं। अरे नहीं, हमें अकर्मक सकर्मक क्रिया की बात करनी है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका था वैसे, बट इस वीडियो में एक और बार देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अगर तुम एक सेंटेंस तुम्हें दिया गया है, उसमें तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे लास्ट वाले सेक्शन में क्रिया होती है, उसके आगे तुम क्या शब्द लगा दोगे? तुमने बोला कि मोहन खाना खाता है, तो खाना खाता है। खाता है के आगे तुमने ये शब्द लगा दिया क्या खाता है। अगर तुम्हें उसका आंसर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मोहन क्या खाता है, तुम्हें आंसर मिल गया मोहन खाना खाता है, तो वो हो गया सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन हंसता है, तो मोहन क्या हंसता है, तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। अब बात करते हैं अव्यय की। वो शब्द जिन पर लिंग वचन काल पुरुष इनका कोई असर नहीं होता है। जब तब अभी अगर वहाँ वह। क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पढ़ना बंद करो, तो तुमने क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? अब बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। संबंध बोधक, जो संबंध बताएगा। स्कूल और मैदान के बीच में यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि स्कूल के समीप मैदान है, तो के समीप क्या हो जाएगा? वो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होगा? ये मैंने तुम्हें वहाँ वाली स्लाइड में बताया था जहाँ हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। संबंध अगर नहीं भी बता रहे तो ये सिंपली बोलो कि ये दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। ठीक है, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को जो जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। माताजी, पिताजी, इनको जोड़ा जा रहा है और वाले शब्द से। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? जिसमें यार हर्ष, घृणा, पीड़ा ये सब प्रकट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वही वाली यहाँ पे बात हो रही है। विस्मयादि बोधक अव्यय में ये वाला चिन्ह होता है, तो ये ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हो तुम कि ये वाला चिन्ह दिख गया तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। हाय, अब मैं क्या करूँ? हिंदी वाला हाय, हाँ, इंग्लिश वाला हाय नहीं। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर जोर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम बोलते हो कि मैं ही टॉपर हूँ, तो जो यहाँ पे ही शब्द लगा है वो निपात हो जाएगा। तुमने बोला आज रात रुकना ही पड़ेगा, तो जो ही वाला शब्द है वो हो जाएगा यहाँ पे निपात। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, बट होमवर्क में मैंने कुछ गलती कर दी है। मैंने लिखा तो है क्वेश्चन में कि यार वाक्यों में जो 4 रेखांकित पद हैं उनका पद परिचय करो, बट यहाँ पे मैं तुम्हारा ये अंडरलाइन करना भूल गया हूँ। तो ऐसा करेंगे, इसे अगली वाली वीडियो में कवर करते हैं। ये है बोर्ड एग्जाम के 2019 के क्वेश्चन, और अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद तो ये देखो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हैं। एक बार इन PDF को तुम एक और बार पढ़ लोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, वेबसाइट तो मैंने तुम्हें बता दी थी, एक और बार बता देता हूँ, बढ़िया ब्लैक वाले कलर से, रीडर्स readersvenue.com। यहाँ पे ना तो तुम्हें स्पेस लगाना है ना कोई कैपिटल वर्ड लिखना है, मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि रीडर्स और वेन्यू को अलग अलग करने के लिए वी और आर को मैंने कैपिटल बना रखा है। इतना ही रखते हैं इस वाली वीडियो के लिए। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय।